12वीं सदी में जब गजनी सल्तनत कमजोर हुई तो अफगानिस्तान के गजनी और हेरात के दरमियान एक रियासत वजूद में आई जिसे गौर कहा जाता था। इस मुनासबत से यहाँ के हुक्मरान गौरी कहलाते थे। 1155 ईस्वी में यहाँ एक हुक्मरान आया जिसका नाम था अलाउद्दीन। इसने गजनी को भी फतह कर लिया। इसकी मौत के बाद इसकी सल्तनत इसके दो भतीजों के हाथ आई। एक का नाम था गयासुद्दीन और दूसरे का नाम था शहाबुद्दीन या मौजूद्दीन। वही शहाबुद्दीन जिसे हम और आप सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की जंग क्यों हुई? क्या है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का इतिहास? मैं हूं वकील खान। इल्म तारीख की हिस्ट्री ऑफ इंडिया सीरीज में हम आपको यही सब बताएंगे। हुकूमत गजनी के जवाल के बाद पंजाब और सिंध को छोड़कर बाकी तमाम उत्तरी हिंद के राजाओं ने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया था। राजा जयचंद्र मोहम्मद गौरी के हमले के वक्त कन्नौज पर हुकूमत कर रहा था। ये अपने आप को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राजा तसव्वुर करता था और चाहता था कि हिंदुस्तान के तमाम राजा अपने आप को इसका बाजगुजार तसव्वुर करें। इसी जमाने में कन्नौज के राजा जयचंद्र के अलावा दिल्ली और अजमेर के राजा पृथ्वीराज का भी बड़ा दौरा था और उसका भी यही दावा था कि वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राजा है और इसकी भी ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान के तमाम दूसरे राजा इसके अतात गुजार बन जाएं। दिल्ली और कन्नौज की इन दो बड़ी हुकूमतों के अलावा गुजरात में भी राजपूतों की एक मजबूत हुकूमत थी। इसके अलावा बंगाल, बिहार और हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में भी कई राजपूत राजा बड़ी शानो शौकत से अपनी हुकूमत कर रहे थे। लाहौर और पंजाब पर अब भी किसी न किसी हद तक गजनबी खानदान का इक़्तिदार बराए नाम बाकी था, लेकिन सिंध और मुल्तान में बगावतें फैल चुकी थीं। हिंदुस्तान पर मोहम्मद गौरी के हमलों से पहले राजा पृथ्वीराज ने हुकूमत गजनी के आखिरी हुक्मरान खुसरो मलिक से पूर्वी पंजाब और दिल्ली का इलाका भी छीन लिया था। 1155 ईस्वी में गौर के एक हुक्मरान अलाउद्दीन ने गजनी को फतह कर लिया। इसकी मौत के बाद इसकी सल्तनत इसके दो भतीजों के हाथ आई। एक का नाम था गयासुद्दीन और दूसरे का नाम था शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन गौरी सल्तनत का सुल्तान नहीं था, बल्कि इसका भाई गयासुद्दीन सुल्तान बना। इसने शहाबुद्दीन को अपना नायब बना लिया और फौज का सिपह सालार भी मुकर्रर कर दिया। शहाबुद्दीन एक जबरदस्त जंगी कमांडर था। उसने गौर की सल्तनत को हिंदुस्तान के अंदर भी फैलाना शुरू कर दिया। सबसे पहले इसने मुल्तान पर हमला किया, जहां करामती खानदान हुकूमत कर रहा था। गौरी ने 1175 ईस्वी में करामतियों को शिकस्त देकर मुल्तान को फतह कर लिया। फिर इसके बाद इसने उचके किले का मुहासरा किया। यहाँ के राजा का अपनी बीबी से इतना जबरदस्त झगड़ा चल रहा था कि वो अपने शोहर को कत्ल करने पर भी तैयार थी। जब शहाबुद्दीन को इसके जासूसों ने इस झगड़े की खबर दी तो इसने रानी के पास अपना कासिद भेज दिया। इस कासिद ने रानी को ऑफर किया कि अगर वो किले पर अफगानियों का कब्जा करा दे तो शहाबुद्दीन इसे अपनी मलिका बना लेगा। रानी इस शर्त पर मान गई कि शहाबुद्दीन इसकी बेटी से शादी कर ले। फिर इसने अपने शोहर को जहर देकर किले के दरवाजे खोल दिए। यूं उस पर मोहम्मद गौरी का कब्जा हो गया। किले पर कब्जा होने के बाद मोहम्मद गौरी ने अपना वादा पूरा किया और रानी की बेटी को मुसलमान करके इससे शादी कर ली। इसके बाद
1179 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पेशावर भी फतह कर लिया। मुल्तान और पेशावर को फतह करने के बाद मोहम्मद गोरी ने लाहौर पर चढ़ाई कर दी। लाहौर पर उन दिनों महमूद गजनबी के खानदान का एक हुक्मरान खुसरो मलिक हुकूमत कर रहा था। 1181 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने लाहौर का मुहासरा कर लिया। खुसरो मलिक ने हथियार डाल दिए। मोहम्मद गोरी ने इस पर मेहरबानी की और इसे लाहौर में अपना गवर्नर बना दिया। लाहौर को फतह करने के बाद मोहम्मद गोरी ने सिंध पर हमला किया। देवल वो मशहूर शहर जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया था, इसे मोहम्मद गोरी ने भी फतह किया। सिंध के कई साहिली इलाकों को फतह करने के बाद मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान वापस चला गया, लेकिन लाहौर के हुक्मरान खुसरो मलिक ने खोखरों और हिंदुओं के साथ इत्तेहाद करके बगावत कर दी। 1186 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने फिर फौज लेकर लाहौर पर चढ़ाई कर दी। खुसरो मलिक ने कुछ रोज तो किले में बंद रहकर मुकाबला किया, लेकिन फिर हथियार डाल दिए। मोहम्मद गोरी ने खुसरो मलिक को लाहौर की हुकूमत से हटा दिया और लाहौर को मुल्तान के हाकिम अली करवाज के कंट्रोल में दे दिया। पंजाब के बाद मोहम्मद गोरी के सामने एक और चैलेंज था। यह उत्तरी हिंदुस्तान की राजपूत सल्तनत थी। राजपूतों का सबसे बड़ा राजा पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज की सल्तनत राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैली हुई थी। पंजाब और हरियाणा के वो इलाके जो अभी तक मोहम्मद गोरी के जेरे कंट्रोल नहीं आए थे, इन पर भी पृथ्वीराज का कब्जा था। राजस्थान का तारीखी शहर अजमेर इसका दारुल हुकूमत था। कहते हैं शहाबुद्दीन ने पहले अजमेर में अपना एक कासिद भेजा। कासिद ने पृथ्वीराज चौहान को शहाबुद्दीन की अतात करने और इस्लाम कबूल करने की दावत दी। पृथ्वीराज ने इन दोनों बातों को मुस्तरद कर दिया। अब मोहम्मद गोरी फौज लेकर निकला। जवाब में पृथ्वीराज भी हिंदुस्तानी राजाओं को मुत्तहिद करके एक बड़ी फौज लेकर निकला। इसके लश्कर में 3000 हाथी भी शामिल थे। 1191 ईस्वी में दिल्ली से 135 किलोमीटर दूर हरियाणा के जिला करनाल के करीब तराइन के इलाके में दोनों फौजों का सामना हुआ। दोनों फौजों का टकराव हुआ तो मोहम्मद गोरी की फौज तादाद में राजपूतों से कम थी। फिर राजपूत खुद भी बहुत बहादुर लड़ाके थे और इनके इलाके में इनको शिकस्त देना आसान काम नहीं था। राजपूतों ने बड़े जोश से हमला किया और गोरी के फौज के दाएं और बाएं बाजू को शिकस्त देकर पीछे ढकेल दिया। मोहम्मद गोरी फौज के दरमियानी हिस्से में लड़ रहा था। इस दौरान पृथ्वी के सिपाही लड़ते लड़ते इसके करीब पहुंच गए। पृथ्वीराज के भाई ने मोहम्मद गोरी को देख लिया और इस पर तलवार का वार किया। तलवार मोहम्मद गोरी की बाजू पर लगी और वो जख्मी होकर घोड़े से गिर पड़ा। दुश्मन इसे मुर्दा समझकर छोड़कर चले गए। मोहम्मद गोरी के गिरते ही इसके सिपाही भाग गए और यूं राजपूतों को फतह हासिल हो गई। मोहम्मद गोरी के भागे हुए सिपाहियों ने मैदाने जंग से 40 मील दूर जाकर खेमे लगा लिए, लेकिन कुछ गुलामों को मोहम्मद गोरी की तलाश के लिए वापस भेज दिया। जब ये गुलाम मैदाने जंग में पहुंचे तो जख्मी मोहम्मद गोरी ने इन्हें पहचान कर अपने पास बुला लिया। यूं मोहम्मद गोरी की जान बच गई। लेकिन कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि जब पृथ्वीराज के भाई ने मैदाने जंग में मोहम्मद गोरी पर तलवार का वार किया तो मोहम्मद गोरी जख्मी होकर घोड़े से गिरने ही वाला था। तभी एक खिलजी गुलाम मोहम्मद गोरी के घोड़े पर बैठ गया और बड़ी होशियारी से मोहम्मद गोरी को मैदाने जंग से निकाल ले गया। मोहम्मद गोरी ने अपनी शिकस्त का बदला कैसे लिया, क्या है तराइन की दूसरी जंग की कहानी, ये सब बताएंगे
हिस्ट्री ऑफ इंडिया की अगली किस्त में।